नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल संघर्ष विराम की घोषणा की। कहा, दोनों देश 12 दिन के संघर्ष को समाप्त करने पर हुए सहमत। ईरान द्वारा कतर में अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद हुई है सीज फायर की घोषणा। इजरायल ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की खबर से दुनिया भर के शेयर बाजार झूमे। सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ खुले। वहीं कच्चे तेल की कीमतें एक सप्ताह के निचले स्तर पर। ऑपरेशन सिंधु का दूसरा चरण भी हुआ शुरू। इजरायल से 161 भारतीय नागरिकों का पहला समूह अम्मान के रास्ते नई दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और सबसे पहले बात इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की जिसे अब खत्म होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिसमें 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजरायल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि ये संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ट्रंप के दावों के बावजूद भी ईरान इजरायल संघर्ष विराम पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संघर्ष विराम की बात को नकार दिया है। अरागची ने कहा कि अभी तक इजरायल और ईरान के बीच किसी भी संघर्ष विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं इजरायल ने भी अभी तक संघर्ष विराम की कोई पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। हमले को देखते हुए दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज सुनी गई। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच संघर्ष विराम की खबर शेयर बाजार के लिए सौगात बनकर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बीच भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। शेयर बाजार में आई तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 637 अंक चढ़कर 82,534 के पार पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी भी तेजी के साथ 25,180 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो ट्रंप की घोषणा का शेयर बाजार में स्वागत किया गया। वहीं प्रमुख एशियाई शेयर बाजार भी बढ़त के साथ खुले हैं। जापान के निकेई 225 के शेयर 562.66 की बढ़त के साथ खुले। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के कॉस्पी के शेयरों में भी 1.83% की वृद्धि दर्ज की गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने की घोषणा के बाद तेल की कीमतें एक सप्ताह से अधिक समय के निचले स्तर पर आ गई हैं, जिसके बाद क्षेत्र में तेल आपूर्ति बाधित होने की चिंता दूर हो गई है। ब्रेंट क्रूड वायदा सुबह 6 बजे तक $2.69 या 3.76% गिरकर $68.79 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो सत्र की शुरुआत में 4% से अधिक गिरावट के साथ 11 जून के बाद से सबसे निचला है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $2.7 या कहे 3.94% गिरकर $65.46 प्रति बैरल पर आ गया। ये सत्र की शुरुआत में 6% की गिरावट के साथ 9 जून के बाद से सबसे कमजोर स्तर है। तो संघर्ष विराम पर सहमति की ट्रंप की घोषणा का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट में और तेल की कीमतों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंधु का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत इजरायल से भी भारतीय नागरिकों की वतन वापसी शुरू हो गई है। 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंचाया गया। निकाले गए लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सरकार ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। So people are thanking government of India and Modi ji also. Yes, almost all of them are workers and students from Israel. This is the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. They have arrived just now via Jordan. So we are welcoming on behalf of government of India. That's all. तो जैसे कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री से सबका स्वागत किया जा रहा है, सबके हाथ पे तिरंगा है और क्यों ना हो, क्योंकि ये सेफली सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तिरंगा हाथ में लिए स्वदेश लौटे भारतीयों ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए मोदी सरकार और विभिन्न स्थानों पर भारतीय दूतावासों की प्रशंसा की। जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉर्डन से फ्लाइट आ गई है, 161 पैसेंजर्स आए हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमाद्री, आप कहाँ से आ रहे हैं? बेशेबा। ओके, कैसा रहा आपका सफ़र और आपने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है? सफ़र तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन अल्टीमेटली पहुंच गए। अच्छा लग रहा है। आपने हाथ में फ्लैग ले रखा है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके, हमारे साथ एक लेडी भी है। क्या नाम है आपका? श्रोमोना। श्रोमोना, कहाँ से आ रही हैं आप? इजराइल से। ओके, अब आप यहाँ सेफली आ गए हैं, गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे वो, और जैसे हमारा इवैक्यूएशन हुआ और एम्बेसी ऐसे हमारे साथ थे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस टू माई वर्ड्स। थैंकफुल, वेरी वेरी मच थैंकफुल। और आप कहाँ से आ रहे हैं? तेल अवीव से। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आपको गवर्नमेंट ने सेफली बुला लिया, आपने प्राउडली फ्लैग भी कैरी कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इन बहुत दिनों से उधर नींद नहीं हुआ था, उसके बाद इधर आने के बाद बहुत सेफ महसूस हो रहा है। देश आने के बाद आते आपने थैंक यू बोला है, क्यों? क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, अभी हम लोगों को इवैक्यूएट किया है, इसीलिए हम लोगों ने थैंक यू बोला है। और मतलब ओवरऑल ऑपरेशन सही रहा, हम सक्सेसफुली लैंड कर गए हैं दिल्ली में। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। ईरान इजरायल संघर्ष के मद्देनजर ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को सुरक्षित देश में वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 3:30 बजे मशहद से एक विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची और ईरान से 292 भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापस लौट आए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। तो मशहद से विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची और हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाथ में तिरंगा लिए चेहरे पर एक मुस्कान और एक विश्वास कि जहां भी भारतीय नागरिक इस वक्त पूरे विश्व में मुश्किल में फंसते नजर आएंगे तो वहां भारत सरकार उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वदेश वापस उन्हें लेकर आएगी। और यही तस्वीरें ये बयां करती हैं।
ऑपरेशन सिंधु, जिसके तहत ईरान से भारतीयों को वापस स्वदेश लाया जा रहा है और अब इसके दूसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत इजराइल से भी जो पहला जत्था है भारतीयों का वो स्वदेश वापस पहुंचा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ होगा। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम, सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे और भारत के सामाजिक एवं नैतिक ताने बाने को आकार देने वाले दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। यह श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। आज से 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी, जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई।
लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। एएन रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो वैसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था। इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे।
जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। इमरजेंसी एट 50 जरूर जुड़िए डीडी न्यूज़ की स्पेशल सीरीज के साथ। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु इस वक्त जारी है, जिसके तहत ईरान और इजराइल से भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं विशाल का। विशाल, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? हमने तस्वीरें देखी किस तरह से हाथ में तिरंगा लहराते हुए, चेहरे पे एक विश्वास और मुस्कान के साथ भारतीय अपने स्वदेश वापस लौट रहे हैं। जया, देखिए अभी तक आज की अगर हम बात करें तो 2 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। पहली फ्लाइट आई थी 161 यात्रियों को लेकर इसराइल से, और दूसरी फ्लाइट आई है अभी मैं इनके साथ हूँ, और ये वायुसेना का विशेष विमान C-17 से होकर के साथ आए हैं यहाँ पर। और जो इंडियन एयरफोर्स है उसका ये धन्यवाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में तिरंगे हैं, और ये 165 यात्री हैं और C-17 विमान में इनको रेस्क्यू करके लाया गया है। क्या नाम है आपका? शिवम दे। कहाँ से आप? मैं सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आपका क्या रहा रेस्क्यू का रास्ता, और कैसा सफ़र रहा C-17 के साथ? जी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। तो मैं जेरूसलम में रहता हूँ, तो हम वहाँ से तेल अवीव गए थे। वहाँ से हमें बाई रोड जॉर्डन बॉर्डर तक लाया गया। वहाँ पे बॉर्डर क्लियरेंस ये सब हुआ, उसमें 4-5 घंटे लगे। फिर वहाँ से हमको अमन एयरपोर्ट में लाया गया बाई बस, एंड देन वहाँ से एयरफोर्स ने टेक ओवर किया एंड हमें C-17 से ले आया इंडिया। आपका लंबा सफ़र रहा, इसमें भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी और एयरफोर्स के बारे में क्या कहना है? जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। सो उन्होंने हर स्टेप में हमें खाना से लेके, मतलब हम चले हैं कल सुबह अराउंड 6:37 AM, तो तब से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, उन्होंने सब चीज़ का ख्याल रखा। एंड हम जो C-17 में अभी आए उसमें भी जो भी एयरफोर्स के हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया है हमारी, एंड पानी उनी सब कुछ का बहुत बढ़िया मतलब। जया, मेरे साथ एक महिला भी है जो पूर्वोत्तर से है, सिक्किम से है। क्या नाम है आपका? फुरलामो। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी इजराइल से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर आप? वहाँ पे केयर टेकर काम करता हूँ। अच्छा, आपने हाथ में फ्लैग ले रखा है, कैसी फीलिंग है आप? फीलिंग हैप्पी, खुश लग रहा है अभी। और कैसा रहा आपका पूरा जर्नी? जर्नी अच्छा रहा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब हम लोग को गाइड किया, सब फैसिलिटी दिया, खाने का, बैठने का, सब अच्छा हुआ। ये आपने सुना, ये 2 लोग अकेले नहीं है, 165 यात्री C-17 के जरिए रेस्क्यू करके यहाँ पर लाए गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए आप, ये एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं और एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं जो इनको यहाँ से अब ऑनवर्ड जर्नी के लिए रवाना कर रहे हैं। एयरफोर्स की स्पेशल बस है, इनको अलग अलग जगह ले जाया जाएगा। ऑन रोड का सफ़र है, कुछ की फ़्लाइट्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है। मेरे साथ एक महिला है जिनके हाथ में तिरंगा है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या अच्छा, बिल्कुल विशाल, किस तरह की स्थिति है वहाँ पर, बता रहे हैं कैसे? शॉक्ड है। जी बिल्कुल विशाल, किस तरह की स्थिति बता रहे हैं इस वक्त, क्या स्थिति है इजराइल में, और किस तरह से एक बहुत ही बेहतर समन्वय और कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं। इंडियन एम्बेसी की बात करें, विभिन्न एजेंसियों की बात करें, जो इजराइल में फंसे लोगों को, भारतीयों को यहाँ वापस भारत ला रही है। ओके, मैं वापस आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं अभी इस वक्त? वहाँ पे मतलब मैं जेरूसलम में रहता हूँ, तो वहाँ पे आयरन डोम से पूरे इंटरसेप्शन चल रहे थे, तो हमें खिड़की से पूरा मिसाइल दिखते हैं। तो और वो मतलब जब इंटरसेप्ट होता है वहाँ पे बहुत लाउड बूम्स होते हैं, और मतलब बिल्डिंग के खिड़की पूरे ऐसे हिलते हैं। एंड जेरूसलम में ऐसा हीट नहीं था, बट हालत काफ़ी मतलब ख़राब थी। तो कैसे आपने एम्बेसी का कांटेक्ट किया? एम्बेसी ने आपको कांटेक्ट किया? हाँ, एम्बेसी के पोर्टल में हमें रजिस्टर करना होता है हमारे पासपोर्ट नंबर और सबके साथ। फिर एम्बेसी हमें कन्फर्मेशन ईमेल भेजती है कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड टू द एम्बेसी। एंड फिर उन्होंने और एक फॉर्म सर्कुलेट किया जहाँ पे जिनको अभी इमीडिएटली इवैक्यूएट करना है वो फॉर्म फिलअप कर सके।
तो हमने वो फॉर्म फिलअप किया एंड एम्बेसी से हमें लाइक 24 घंटे 48 आवर्स के अंदर हमें कॉल आ गया एंड उन्होंने पूछा पहले हमें कि हम अभी इवैक्यूएट करना चाहते हैं कि नहीं। तो जिन्होंने हाँ बोला उनके लिए पहले फ़्लाइट्स अरेंज की, फिर उनको एक ऑफिशियल मेल जाता है कि आप इस तारीख को इतने बजे आप इस जगह पे पहुंच जाइए, फिर हम वहाँ से आपको लेके जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी और कितने लोग वहाँ पर फंसे हो सकते हैं? अभी स्टूडेंट्स के नंबर में जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स मोर देन 1000 है एंड प्लस बहुत सारे अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं, तो स्टूडेंट की संख्या लगभग 3000 तो होगी। तो अभी फर्स्ट बैच आए हैं, अभी एक्चुअली बहुत जन आना भी नहीं चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द मतलब काम जिनका कुछ अटका हुआ है। अच्छा, फॉरेन नेशनल्स भी हैं? फॉरेन लाइक फ्रॉम इंडिया? नहीं, बाहर के जी बाहर के हैं, जैसे कि इटली और ब्रिटेन, उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था जब हम आए। बिल्कुल, कुछ देशों का था जैसे लातविया था, लेकिन श्रीलंका और नेपाल देशों ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया है, तो वो लोग भी हैं वहाँ पर? या वो लोग भी है, बट उनका सेक्शन जैसे केयर टेकर्स बहुत सारे हैं फ्रॉम श्रीलंका, बट इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा कम नंबर है, मतलब स्टूडेंट्स में थोड़ा कम। जया, जैसे कि आपने सुना, हालात बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन ये धन्यवाद दे रहे हैं भारत सरकार को, मोदी सरकार को, MEA को, विदेश मंत्रालय को, इंडियन एम्बेसीज को और ख़ास तौर से इंडियन एयरफोर्स को, जिनके ज़रिए ये यहाँ पर सेफली वापस आ गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बिल्कुल राहत की सांस यहाँ पर ले रहे तमाम वो भारतीय जो फंसे हुए थे इजराइल में, और वहाँ की स्थिति वाकई काफ़ी चिंताजनक है, और जो वापस लौटे हैं हाथ में तिरंगा लिए और चेहरे पे एक विश्वास और मुस्कान लिए। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सस्ते